अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साइको स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं किसी को दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहती हूँ। नव्या जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जिस सफ़र में आपने कदम रखा है, आई होप वो सफ़र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो। ये सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली है, क्योंकि बेबी को केयर करना, बेबी का ख्याल रखना और कुछ वक्त तक आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। लेकिन आपकी स्टोरियाँ सब कुछ ज़बरदस्त है। आपकी स्टोरियाँ सुनते सुनते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आई लाइक इट योर स्टोरी। मुझे आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने स्टार्टिंग से ही आपकी स्टोरियाँ सुनी है। पहले स्टार्टिंग से ही नव्या वाली स्टोरी मैंने पहले से सुनी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। मेरी सारी स्टोरियाँ आपकी जितनी भी स्टोरियाँ मुझे बहुत पसंद है। आपने जिस सफ़र पे कदम रखा है, ऊपर वाले से दुआ करूँगी, अपने खुदा से दुआ करूँगी आपका ये सफ़र मुश्किल ना हो, आसान हो। जो आपने बच्चा कैरी किया है, जो बच्चा आपके पास है, आपका एक लड़का, और नाम ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी बेबी का क्या नाम रखा है। हमें उसका नाम सुनने के लिए बेताब है और आपकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपकी न्यू लाइफ, न्यू जर्नी के लिए, दोनों के लिए। ऑल द बेस्ट विथ यू। कोशिश कीजिएगा कि स्टोरियाँ आनी चाहिए, लेकिन नहीं, फ़िलहाल जिस कंडीशन में आप होंगी उस कंडीशन में आपको स्टोरी सुनाना बहुत मुश्किल होगा। आप गैप ले रही है, बहुत अच्छी बात है। हम इंतज़ार करेंगे जब आप वापस से इस चैनल वापस आएंगे स्टोरी सुनाने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी बेबी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे डॉक्टर रेहान बच्चों को लेकर वहाँ के बागीचों वगैरह में जाते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर आम के अलावा भी बहुत से बाग बगीचे थे। तब डॉक्टर रेहान की मिसेस मुस्कान के पास आके कहती है, तुम ठीक हो? दर्द आराम हुआ? इंजेक्शन लगने से दर्द आराम हुआ? और हाँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ जूली। कुछ भी हो, हाल फिलहाल कब तक मैंने ही ये नहीं चाहती कि तुम डॉक्टर सितारा की मोम के बारे में बात करो, खासकर उसके सामने, ओके। लेकिन ये तो गलत बात है ना, जिस तरह के मुझे लैला ने कहा, जिस तरह आप लोग का रिएक्शन है। आप लोग भी तो उसकी मोम से नफरत कर सकती थी ना। लेकिन जाहिर सी बात है, एक तरफ की गलती तो नहीं है। एक तरफ की, कहते ना, ताली दो हाथों से बजता है, एक हाथ से तो ताली नहीं बजता। कुछ तो ऐसा हुआ है जो उन्हें केयर करना चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। एक इंसान का सुनकर दूसरे इंसान पर निज़ाम नहीं लगाना चाहिए। सही कहा तुमने, वो करती भी है, एक इंसान पर इल्ज़ाम नहीं ले सुने। लेकिन उसके साथ बहुत गलत हुआ है बच्चा, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तुम लोग नहीं थे, लैला नहीं थी। अब लोग वहाँ पर एक जगह पर बैठ के बातें कर रहे थे। डॉक्टर रेन बच्चों के साथ आगे गए थे, फिर वापस आके पलट के उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और बाकी सब बच्चों को वहाँ के केयर टेकर, यानी कि जो इस जगह को संभालते वो लोग देख रहे थे। तो कहती है, तब वो डॉक्टर सितारा तो अपनी मिसेज की बात सुन रही थी, वो आके बैठ जाती। उसके साथ भी तो गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। कौन था उसे कहने के लिए कि उसकी मोम गलत नहीं है? कौन था? कोई भी तो नहीं था उसके सपोर्ट करने के लिए, उसकी मोम के सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। तो कैसे कह सकती कि मेरी माँ गलत नहीं है? बोलो, जब बचपन से लेकर उसके बाप ने उसे टॉर्चर किया है। अब डॉक्टर रियान उसकी बातों की कमान को लेते हैं। वो कहना स्टार्ट करते हैं, जब बचपन से उसकी बाप ने उसकी तरफ, उसके सामने उसकी माँ की किरदार को रखा, फिर इसके बाद उसकी पुप्पी ने उसके किरदार को रखा, और यहाँ तक के इसकी मोम, मुस्कान की मोम, जो उनकी सगी मासी है, यानी कि उनकी मम्मा की बहन है, अगर उसकी बहन भी ये लफ्ज़ कहे तो किसको पूछेगा, किससे पूछेगा? कहेगा कि कौन सही है कौन गलत। तो 100% उसकी मोम ही गलत होगी, क्योंकि उसके यहाँ पर कोई कहने वाला नहीं था। और आपकी मोम, वो तो कह रही थी उस दिन, हाँ मैंने कहा ना, मेरी मोम वो अपनी दोस्त के साथ दे रही थी। इस वक्त जब ये सब हुआ था मेरी मोम यहाँ नहीं थी, वो अपने किसी कोर्स के लेकर यूएसए गई थी। हम डॉक्टर बन के भी हमें बैठना नहीं पड़ता, हमें अलग अलग कोर्सेज करनी पड़ती हैं, अलग अलग चीज़ जगह पर जाकर अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं हम। तो मेरी मोम उस वक्त वहाँ गई हुई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन जब तक वो यहाँ तक आई, लेकिन एक बच्ची बिल्कुल अपनी माँ के अच्छाई नहीं सुनना चाहती थी। उनकी एक इंसान के कान में बुराई 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 बुराई, तो वो अब अच्छाई की उम्मीद किससे रखेगा? किससे? उनकी सगी माँ, उसकी सगी मासी ने
उससे ये कहा है कि तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ वैसी है, तो क्या वो मेरी मोम जो उनकी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है उनकी बात यकीन करेगी? जब उनकी सगी बहन ये सब कह रही तो उनकी बेस्ट फ्रेंड उनकी सपोर्ट तो करेगी ना, क्योंकि वो तो दोस्त है और हर कीमत पे उसकी सपोर्ट कर सकती है। ये वजह थी। अब कोई करिश्मा ही हो जो इसको सच्चाई बता सके, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे वो अपने मोम के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में जान सके, लेकिन ये हो नहीं सकता। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे मैं यहाँ, हाँ तुम यहाँ, एक्चुअली मेरी, आपको तो पता ही होगा ना कि मोम डैड को जाने के बाद मैं अपने मोम डैड के साथ यूके चली गई। फिर वहाँ पर हमारी लाइफ स्टाइल, वहाँ पर मेडिकल वगैरह सब कुछ किया। फिर कुछ दिन पहले ही, एक हफ्ते की बात होगी, अभी तो मम्मी आए 2 महीने 2 हफ्ते हो चुके हैं, 1 हफ्ते पहले की बात है, जब मैं हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे तो उस रात के 3 बज रहे थे शायद, थी यहाँ के 3, वहाँ के तो आप तो जानते हैं टाइमिंग कुछ चेंज है। तो हम बैठ के बातें कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तब वहाँ से कॉल आती है मेरी मम्मा के भाई की। उनके भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। और मेरी मॉम डैड ने, उनको कोई प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम हुआ था जिनकी वजह से वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे। तब मुझे पता चला है कि मेरे मॉम डैड, जो मेरी मॉम डैड है वो मेरे बुआ हैं। क्या मतलब? मतलब ये बचपन में ही मेरी माँ की तबीयत ऐसी थी कि उन्होंने मुझे पैदा करके मेरी बुआ के हवाले किया था मेरे डैड ने, क्योंकि उनकी वाइफ की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो बच्चे को संभाल सकें। इस वजह से मैं बचपन से लेकर अब तक अपनी बुआ के साथ रहती थी। शायद पापा के, यानी कि अपने दामाद जीजा की कुछ अनबन हुई थी उनके बिजनेस को लेकर, तो मेरे मोम को लेकर वो यहाँ से चले गए। लेकिन मेरे मोम डैड आज तक मुझे इतनी मोहब्बत करते जितनी अपनी सगी औलादों को नहीं करते। उन्होंने आज तक मुझे ये बताया नहीं कि मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ, मैं उनके भाई की बेटी हूँ। अब जब मेरे डैड, मतलब मेरे जो रियल डैड है, बायोलॉजिक फादर, उनकी तबीयत ऐसी ख़राब है कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। और मुझसे मिलना, ये बात तो मैं समझ जाता हूँ कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे साथ सितारा को चाहते हैं। क्या मतलब? मतलब ये, हमारे डैड की मोम की, मेरे डैड और मेरे मामा जी कह सकते हो, उनकी बनती नहीं थी। लेकिन हर खत में, हर चीज़ में, मैसेज में वो अक्सर ये लिखते थे, मुझे सितारा के साथ रहना है, मुझे सितारा से दोस्ती ख़त्म नहीं करनी। मैं हैरान था, वो सितारा को कैसे जानते, वो क्यों, ये सस्पेंशन है। और अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो उनसे मिलने के लिए जाना है मुझे, लेकिन वहाँ जाने के बजाय मुझे पहले सितारा से मिलना था, तो मैं सितारा से मिलने, अब उसे लेकर मुझे अपने डैड, मतलब अपने मामा जी से मिलने जाना है। अब वो उनसे क्यों मिलना चाहता, मैं इस चीज़ पे कंफ्यूज हूँ। वाई, क्या नाम है तुम्हारे मामा जी का, बायोलॉजिकल फादर का? वो नाम बताते हैं, तो वो नाम उन्हें नहीं पता कौन है, तो कहते लेकिन क्यों सितारा से क्यों मिलना चाहते हैं? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन कहा जब भी आऊँ तो अपने साथ सितारा को लाऊं। अब ये वजह क्या है मुझे नहीं पता, बस सितारा को लाने की बात जिद कर रहे हैं। अब मैं सितारा को कैसे वहाँ लेके जाऊँ? जब से मैं आई इसकी हरकतें देखकर मैं शॉर्ट हूँ। और क्या वो मेरे साथ आना पसंद करेगी? वो अब कहाँ है? सुना है कि हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटलाइज है, वहाँ पर उनसे चेकअप कर देखने जाना पड़ेगा। उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, ये सुना है मैंने। और मेरे मोम डैड डायरेक्ट वहीं पर गए हुए, मैं यहाँ पर सितारा को लेने आई थी। लेकिन अब वो भी इसी वक्त बातें कर ही रहे थे, तब उसके फ़ोन पर फ़ोन आना स्टार्ट होता है। तो फ़ोन उठा कर कहती, हेलो मोम, कहिए तुम कहाँ हो? मैंने तुमसे कहा था तुम सीधा हॉस्पिटल आ जाओ, तुमने सितारा को लेकर आई नहीं। मॉम, वो सितारा से मिलना क्यों चाहते हैं? वो सितारा को जानते हैं क्या? क्या कुछ हुआ है सितारा? तुम बस उसे लेकर आओ, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, इतना कहना है। मॉम हम पिकनिक, ठीक है हम आ रहे हैं, ये कहकर वो रूम की तरफ जाती, तो कहती है वो आ जाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन एक डॉक्टर हो आ तो सकती है ना। अगर वो लड़की नहीं आ सकती, मेरी दोस्त नहीं आ सकती, लेकिन डॉक्टर सितारा ज़रूर आ सकती। तो वो नॉक करती है, तो वो जवाब नहीं देती, स्मोकिंग पे स्मोकिंग कर रही थी। तब वो नॉक नॉक करके कहती है, सितारा, सितारा दरवाज़ा खोलो, एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी के नाम सुनकर वो दरवाज़ा खोल देती, उसे घूर के देखती है। देखो मुझे पता है तुम मेरे साथ आना नहीं चाहोगी, आई नो, बट एक डॉक्टर की ज़रूरत है मुझे। क्या एक डॉक्टर मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए, लेकिन मेरे मोम के कॉल आई, उनके भाई की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर सितारा से मिलना चाहती हैं। क्या डॉक्टर सितारा उनसे मिलने के लिए तैयार है? मैं इससे क्यों मिलना चाहती हूँ? मैं नहीं जानती तुम्हारे मामा को। आई नो, बट क्या कर सकते हो, तुमसे मिलना चाहते हैं तो क्या तुम चल सकती हो? तो कहते अभी तो आए हैं इतनी लंबी ड्राइविंग करके, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर नज़दीकी हॉस्पिटल में है, दूर नहीं। क्या अब तुम चल सकती हो ना मेरे साथ? ठीक है चलो, ये क्या करो, वहाँ से निकल जाती है, अपने सिगरेट के बॉक्स को अपने जेब में डाल के और वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही निकलती है उसकी नज़र
डॉक्टर रियान के पास बैठी हुई मुस्कान पर पड़ती, वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती। तो लैला भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहती तुम चल रही हो? वो कहती ऑफ कोर्स मैं भी चलूँगी, तुम्हारे मामा जी से मिलने तो हम यहाँ आए हैं, और फिर यहाँ पर हमारी जॉब भी लग चुकी है तो हम खुश हैं इस चीज़ से, और तुम्हारे मॉम डैड भी खुश हैं कि अब हम यहीं पर रहेंगे हमेशा से, तो फिर चलो। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। डॉक्टर रियान कहते कुछ भी हो जाए मुझे कॉल कर लेना, बता देना कि मसला क्या हुआ है, क्या चीज़ का प्रॉब्लम है। तो वो ऐसे ही कहती, तो वो लोग वहाँ से निकल जाते तकरीबन 2 घंटे कह सकते हो। वहाँ से निकलते निकलते उन्हें टाइम और लगता है। जैसे कि मैंने कहा था रात हो रही है, रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं। अब 2 बज चुके, 2:30 बज चुके, 2:30 बजे तक वो लोग हॉस्पिटल के बाहर तक पहुँच जाते हैं। उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो थक चुके हैं, थक हार चुके हैं। उनकी कंडीशन ऐसी थी कि एक सफ़र छोड़े तो दूसरा सफ़र स्टार्ट हो चुका था, इस कंडीशन में थी। उसकी गर्लफ्रेंड तो गाड़ी के अंदर ही सो चुकी थी उसके कंधे पर सर रख के, क्योंकि उन्होंने रेंट पर गाड़ी की थी। तो गाड़ी के किराए वगैरह देकर वो लोग हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर जाते तो उसकी मम भाग के अपनी बेटी के पास आती है, लैला को हक करके कहती कहाँ थे तुम दोनों? मैंने तुमसे कहा था सीधा अपने मामा जी के। ओ मॉम कम ऑन, मेरी दोस्त से मिलना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, आपके भाई से भी मिलना इम्पोर्टेंट था, लेकिन मेरी दोस्त से मिलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। रास्ते में डॉक्टर सितारा को उसने सारी बातें बता दी थी कि मेरे मामा जी जो मेरे फादर बायोलॉजिक फादर है वो तुमसे मिलना चाहते हो। डॉक्टर सितारा हैरान थी कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहते और मैं क्या उन्हें जानती हूँ? नहीं, मैं उन्हें तो नहीं जानती। तो वो लोग उस रूम के आईसीयू रूम के बाहर खड़े थे कि डॉक्टर ने अभी थोड़ी देर पहले उन्हें कहा है इन्हें रूम में शिफ्ट किया जाएगा 5 मिनट के बाद। तो जैसे ही रूम में आते हैं तो वहाँ पर लैला जाके खड़ी हो जाती है। उनके जो बायोलॉजिक फादर होते हैं उसे देख कर कहते आ गई तुमने तो देर कर दिया आते होते। तो कहती है आपने देर की है मुझे बुलाते बुलाते मामा। तो उसके चेहरे पर एक हंसी आ जाती है, अगर आज तुम मुझे डेट कहोगी तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। लेकिन कभी आपने ये रिश्ते की एहसास दिलाया ही नहीं है कि मैं आपको डेट कहूँ। आपने अक्सर मैसेज में लिखा है कि मेरी बहन का ख्याल रखना, अपनी माँ का ख्याल रखना। अगर आप मुझे लिखते कि अपनी डेट का भी ख्याल रखो तो मैं आपके पास ज़रूर आ जाती डैड। ये कहकर उनके माथे पर प्यार करती तो उसके पापा खुश हो जाते। मैंने तुम्हें एक काम कहा था, क्या वो काम किया तुमने? किया है, बाहर है तो अंदर बुलाओ, उसे देखना चाहती हूँ, उस बच्ची को देखना चाहती। तो सितारा को अंदर बुलाती। जैसे ही डॉक्टर सितारा रूम के अंदर कदम रखती है, बेड पर लेटे हुए इंसान को गौर से देखती है, कहती कि मैं इसे पहचानती हूँ। वो इतने दिमाग को जोर देती है, तब उसको एक चीज़ याद आती है, उसके कानों में उसके डेड की वो लफ्ज़ याद आती है, वो तस्वीर याद आ जाती है, धुंधली सी तस्वीर कि ये वो इंसान है जो तुम्हारी माँ के साथ नाजायज़ रिश्ता रख चुका है। ये जैसे ही उसके कानों में ये लफ्ज़ गूंजता है तो घूर के उस इंसान को देखती है। उसके बेड के करीब जाने के बजाय वो बाहर की तरफ निकलने लगती। तो वो लैला उसे पकड़ के कहती है हे वेट, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, मुझे इनसे नहीं मिलना। लेकिन क्यों? अभी तो तुम ठीक थी और आते हुए तुमने कोई प्रॉब्लम नहीं की थी, अब क्यों कह रहे हो? मुझे तुम्हारे बाप है ये तो स्टे हवे। ओह, तो तुम लोग एक प्लान के थ्रू मेरे साथ दोस्ती किए। तुम क्या कह रही हो यार? मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हारी इस बात को। समझ, इस इंसान से पूछो मेरे माँ के साथ इसका क्या रिश्ता है। मेरे माँ की बॉयफ्रेंड रखते हैं, मेरे माँ के नाजायज़ रिश्तेदार, नाजायज़ रिश्ता है इनके साथ। तब वो इंसान अपने कानों में हाथ लगा के कहते नहीं, वो मेरी बहन है, सगी बहन से बढ़कर है मेरे लिए। जो कुछ तुमने सुना है वो सारी चीज़ें झूठ है। अच्छा झूठ? क्या मेरी माँ आपके साथ भागी नहीं थी? क्या मेरी माँ मुझे छोड़कर मुझे दूध तक ना पिला के आपके साथ आई नहीं थी? आधा सच जानती हो, पूरा सच नहीं जानती। जो सच तुम्हारे बाप ने लोगों तक पहुंचाया, जो सच उसने बताया वो झूठ है, झूठ है, वो सारी बातें झूठ है। ओह, सब कुछ झूठ है। सच्चे तो आप है, आपकी गर्लफ्रेंड मिस प्रेरणा है, सच्चे तो आप दोनों हैं, बाकी सब दुनिया झूठी है। आपके साथ उन्होंने कितना वक्त से साथ में रहे, बकवास बंद रखो अपने। उनकी सांसों का मसला होने वाला है। तो डॉक्टर कहते हैं इन्हें ज़्यादा ट्रस्ट ना दिया जाए, इनके साथ थोड़ा नॉर्मल बात कीजिएगा। तो वो सितारा वहाँ से निकल जाती। तब लैला उसका हाथ पकड़ के कहती रुको, जो बात आज है उसे पूरा करके जाओ, इस तरह भाग नहीं सकती। एक सच को सुना तो दूसरे सच को भी सुनने की ज़रूरत है तुम्हें। और वैसे भी मरे हुए इंसान झूठ नहीं बोलते, इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया, जब तुम्हें अंदर भेजा तो मैं बाहर डॉक्टर से बात करने गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा वक्त इनके पास नहीं है।
और झूठ इंसान मरते हुए नहीं बोलता। जो सच है वो सच तुम्हें बोलना चाहती है, उस सच को सुनो। शायद अब उस सच को निकलने का टाइम आ चुका है जिसे तुम अनदेखा कर रही हो, जिसे तुम सुनना नहीं चाहती। अब तुम्हें वो सच सुनना ही पड़ेगा। एक तरफ का सोचा सुना है, अब दूसरी तरफ का सुन लो। वो इंसान बिस्तर पर पड़ा मर रहा है। मौत की घड़ी कोई भी वक्त उसको अपने साथ लेके जा सकती है, लेकिन वो शायद तुम्हारे इंतज़ार में अब तक है। तो सोचो कि तुम्हें क्या करना है, वो सच जानना है या तुम्हें अपनी ज़िद में, अपने गुस्से में रहना है। सितारा, आई नो तुम गुस्से में थे, तो आई नो तुम्हें उनकी शक्ल देखकर शायद बहुत सी चीज़ें याद आ गई होंगी, जिस तरह तुमने उनसे कहा। मैं समझ गई कि क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं अपने मोम से प्यार बहुत करती हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार बहुत करती हूँ। उन दोनों के सर पर कसम का हाथ रख कर कह सकती हूँ कि मैंने आज तक, मुझे नहीं पता है कि ये तुमसे क्यों इतना तुम्हें मेरे साथ क्यों रखना चाहते थे, मुझे नहीं पता। ना कभी मैंने पूछने की ज़रूरत की। उनके पहले ही मैं तुमसे दोस्ती कर चुकी थी, उनसे पहले ही, उनके कहने से पहले ही मैं तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी थी। यू आर माई बेस्टी। तुम मेरा दिल, जिगर, गुर्दा गुर्दे का टुकड़ा हो। आज तक कहती हूँ, आगे तक भी कहूँगी ये लफ्ज़। इनकी वजह से अगर तुम मुझसे दोस्ती ख़त्म करोगी, ये तो तुम्हारी गलतफहमी है। तुम ना चाहो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी दोस्ती से कभी ख़त्म करने की इजाज़त नहीं दे सकती। और रही बात इनकी, ये मर रहे हैं और मरने से पहले वो कुछ कहना चाहते हो, सुन लो। ऐसा ना हो कि बाद में तुम पछताओ, बाद में तुम्हें ऐसा फील हो कि तुमने ये सारी बातें पहले क्यों नहीं सुनी, तुमने ये सारी बातें पहले क्यों पता नहीं लगाई। एक तरफ का फैसला अक्सर गलत होता है। अगर कोई कत्ल भी करे तो अदालत उसको एक मौका देता है अपने बयान में कुछ कहने का, तो तुम्हें भी हक है कि उनकी बात सुनने का। बात सुनो, वो कहना क्या चाहते हैं वो सुनो, लेकिन एक फ़ैसला करने से पहले अपने एक फ़ैसला मत थोपो उनके ऊपर। उसकी सुनो, उसकी चीज़ें सुनो, उसकी चीज़ें समझो। तो वो डॉक्टर रियान को भी कॉलिंग पर लगा के उन सारी बातें उससे कह रही थी। तब डॉक्टर रियान कहते हैं, कहाँ हो तुम लोग, हम आ रहे हो वहाँ पे, आपको आने के टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब शायद इनके पास इतना टाइम नहीं है। आप प्लीज़ इससे कहिए कि उनकी बातें सुने, खामोशी से सही, बस सुने, कुछ मत करे, बस सुने। तो वो फिर से उस रूम के अंदर ले आती है, सितारा का हाथ पकड़ के खींचते हुए। सितारा आना तो नहीं चाहती, लेकिन वो उसे फिर से ला के उनके सामने खड़ा कर देती, कहती बताइए क्या कहना है आपको। मुझे पता है, अब में से कोई भी कुछ कहे तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है बेटा, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा गलत तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। उस माँ के साथ उसके बच्चे को उनसे छीना गया है। उस बच्चे को जो उसे दूध पिलाना चाहती थी, उससे उसे दूर किया गया है। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत है, बहुत ज़्यादा अच्छी औरत है। पता है, जब मेरी बीवी की कंडीशन ऐसी थी, इसे पैदा करते हुए, तुम्हारे पैदा होने के एक दिन बाद इसकी डिलीवरी थी, लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हम इन्हें हॉस्पिटल नहीं ला सकते थे। वहीं पर पास के हॉस्पिटल में हमें रखना पड़ा था। लेकिन जब मैं यहाँ आई थी, क्योंकि ये केस तुम्हारी मोम का था और तुम्हारी मोम ऐसी ईमानदार डॉक्टर थी, अपने हर केस को लेती थी, लेकिन उनकी कंडीशन किसी भी डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कंडीशन है उसकी, क्या सिचुएशन है और हमें उन्हें क्या करना चाहिए। तब मैं यहाँ आया था उनसे मिलने के लिए। तुम्हारे डैड ने उन्हें मना किया था, अगर वो मेरे साथ गए तो उन्हें सारे रिश्ते ख़त्म करने पड़ेंगे, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते वो मेरे साथ चलना मंजूर कर चुके थे। क्योंकि कहते हैं ना, डॉक्टर कसम खाते हैं। उनकी सांस अकड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बातें जारी करके कह रहे थे, डॉक्टर कसम खाते हैं अपनी हर चीज़ को ईमानदारी से करेंगे, तो वो तुम्हें छोड़कर मेरे साथ चलेगी। इसी चीज़ का फ़ायदा तुम्हारे डैड ने उठाया था और तुम्हारे डैड ने सारी जगह पर ये मशहूर कर दिया कि वो औरत अपनी, यानी कि मेरे साथ भाग गई थी, मेरे साथ अपने दूध पिए बच्ची को छोड़ के गई। एक कतरा दूध भी नहीं पिलाया था, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन उस टाइम तुम सो रही थी, तो तुम्हें कैसे उठा के दूध पिलाती। वो मेरे साथ मेरे हॉस्पिटल में आई, मेरी बीवी की डिलीवरी की, बहुत कठिन था, उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें डिलीवरी नॉर्मल करनी थी, क्योंकि दोनों की कंडीशन ऐसी थी। ऑपरेशन भी करते तब भी कंडीशन यही रहती, तो उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने ऑपरेशन करने को तजदीद दिया, मतलब ऑपरेशन करने के लिए बात कही। तब भी हमारे लिए बहुत ऐसा था कि मौत और ज़िंदगी के बीच में हम सब लड़ रहे थे, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बेतनाशा प्यार करता हूँ, बेतनाशा, उनके बगैर मैं रह नहीं सकता था। लेकिन मैंने कहा था, मुझे बच्चे की ज़रूरत नहीं, मेरी बीवी को बचाओ, बच्चे तो बाद में भी आ जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि दोनों को बचाओ। तुम्हारी माँ
तुम्हारी माँ ने ये भी चीज़ का भी ध्यान नहीं रखा कि अभी थोड़ी देर पहले वो हॉस्पिटल में थी, उन्होंने एक बच्चे को पैदा किया, उनकी कंडीशन खुद भी ठीक नहीं थी, उनकी कंडीशन ऐसी थी कि जैसे कि बस पूछो मत। लेकिन फिर भी उन्होंने बैठते हुए अपने सारा काम किया था, कुछ भी गलत नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरी बीवी की कंडीशन ये नहीं थी कि वो अपनी बेटी को एक पल रुक जाते हैं फिर कहना स्टार्ट कर देते। मेरी बीवी की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो मेरी बेटी को संभाल सके। तो उसने क्या किया, मैंने अपनी बेटी को अपनी बहन के हवाले किया। उससे कहा था, उनकी औलाद नहीं हुई थी, उनकी शादी को तकरीबन कितने साल हो चुके कि उनकी कोई एक औलाद भी नहीं थी। तो मैंने अपनी बेटी को उनके गोद में रखकर सिर्फ इतना कहा, मेरी बेटी आज से आपकी, और मैं इस पर कभी भी हक नहीं रखूँगा, कभी मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि मैं इसका बाप हूँ, कि मैंने इसे पैदा किया है, ये आपके पास रहेगी। ये केस सुनकर मेरी बहन ने मुझे कस के हक किया था। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, मुझे सिर्फ अपनी बेटी की परवाह थी। फिर मैंने तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल तक छोड़ने गया था, लेकिन तुम्हारे बाप ने वहाँ इतनी चीज़ें फैलाई, इतनी गंदगी फैलाई, यहाँ तक कि उसके घर वाले तक अपनी बेटी की बात सुनना नहीं चाहते थे। मैंने कितना कहा, मैंने अपना बहन मानता हूँ, मैंने इनसे राखी बांधी, लेकिन किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी थी, किसी ने भी नहीं। बस इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम दिए जा रहे थे। तुम्हारी माँ वहीं पर बेहोश हो गई थी, क्योंकि उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं थी। 3 दिन तक तुम्हारी माँ ICU में थी, बेहोश थी, क्योंकि उनकी कंडीशन, उनके ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहे थे। तो इस वजह से इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। लेकिन तुम्हारे डैड ने उसे वहाँ उस हॉस्पिटल में तक रहने की इजाज़त नहीं दी थी। तो मजबूरन मुझे तुम्हारी माँ को दूसरी, जहाँ मेरी वाइफ थी, वहाँ पर लेके जाना पड़ा था। और जब वो उन्हें होश आए तो मैंने उनका देखभाल करना स्टार्ट किया था। वो हमारे साथ सिर्फ कुछ दिन तक थी, जब तक उनकी कंडीशन ठीक नहीं होती थी। के बाद तुम्हारी माँ ने मेरे साथ रहना प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम मेरी बहन हो, आखिर दम तक, जब तक मेरी सांसें रहेंगी तब तक तुम मेरी बहन रहोगी। लेकिन तुम्हारे डैड ने एक भी नहीं सुनी। तुम्हारी मोम फिर से अपने घर आए, फिर से अपने बच्चे को लेने की बात की, लेकिन तुम्हारे बाप ने इस चीज़ों को इस कदर बढ़ा दिया था कि तुम्हारी माँ की किसी ने नहीं सुनी। यहाँ तक कि जब तुम्हारी माँ घर में आई थी तो मैं उनके साथ था। हाँ, मैं उनके साथ था, सब कुछ देख रहे थे। तुम्हारे बाप गया तुम अपने घर से, वो जितनी चीज़ें थे वो सारी चीज़ें ला के जला दी, आग में जला दी उसने, उसकी सारी यादें सब कुछ जला दिया। तो वो अपनी बेटी को लेने के लिए अदालत तक गई थी। ये बात शायद तुम्हें किसी ने बताया भी नहीं होगा। वो फिर से रुक जाते हैं, वो फिर से कहना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी माँ ने बहुत सी अदालतों को दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन एक चीज़ ने उन सब की चीज़ों पर हावी हो गई थी कि तुम्हारी माँ ने अपने बच्चे को छोड़ के चली गई थी, जब एक बच्चे को अपनी माँ की ज़रूरत थी। बस एक चीज़ की वजह से मैंने भी गवाही दी, लेकिन उसने ये साबित किया कि उनकी गवाही, मेरी गवाही कोई मायने नहीं रखती। और वहाँ पर कुछ डॉक्टरों ने मुझे और उसने तुम्हारी मोम को साथ जाते हुए देख लिया, तो उनकी गवाही और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो तुम्हारी मोम का कंडीशन, तुम्हारी मतलब वो क्या कहते हैं, तुम्हारी कस्टडी तुम्हारी मोम को ना मिल पाई। लेकिन फिर भी अदालत, एक माँ थी, एक औरत थी, तो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि इतने सालों बाद अगर तुम्हारा कुछ भी हो जाए तो तुम अपनी माँ के साथ रह सकती हो। तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब होने की सूरत में, अब तुम्हारी माँ की तबीयत थोड़ी शायद ख़राब है, इस वजह से तुम उनके साथ रह रही हो, लेकिन तुम उनको नफ़रत से देखती हो, नफ़रत से वो उनके साथ बोलती हो, सब कुछ नफ़रत से करती हो। लेकिन तुम्हारी माँ कहीं पर भी गलत नहीं है। मर रहा हूँ, मरा हुआ इंसान झूठ नहीं बोलेगा। मैं अपनी बीवी से बेतनाशा प्यार करता हूँ, अपनी इस बेटी से बेतनाशा प्यार करता हूँ, जिसे मैंने अपनी बहन को सौंपा था। इन दोनों के सर पर हाथ रख के कहता हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं रखा है तो सिर्फ इतना कि वो मेरी बहन है और मैं उसका भाई, बस। इससे ज़्यादा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और एक मिनट, वो इशारा करती अपनी बहन को, मैंने आपको एक बैग लाने के लिए कहा था, तो वो बैग लेती तो कहती हाँ ये, तो वो बैग देती है सितारा को कहती इसमें तुम्हारी माँ की वो सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे डैड ने जलाए थे, लेकिन मैंने 2 चीज़ें उन्हें जलाने नहीं दी थी। वो होती तुम्हारी मोम की डायरी। तुम्हारी मोम की डायरी लिखने का शौक़ था, शायद अब नहीं लिखती, कहती है लिखने का फ़ायदा नहीं है कि कोई सुनने वाला नहीं, कोई पढ़ने वाला नहीं, लेकिन ये डायरी मैंने संभाल के रखी है। ये उन तब की थी जब तुम्हारी डैड की लाइफ में वो आई थी, तब से, और जब तुम उनके पेट में थी तब से अब तक की जर्नी की जितनी भी चीज़ें वो उसमें लिख चुकी हैं। अगर हो सके, अगर तुम्हें मेरी बातों पर थोड़ा सा भी यकीन है, थोड़ा सा भी, कि मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने सच बोला है, तो तुम इस डायरी को पढ़ना ज़रूर, और पढ़ के फैसला करना, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन याद रखना,
फैसला करने से पहले दोनों पक्ष को देखते हैं। और तुम्हारी माँ तुमसे बेतनाशा प्यार करती है। शायद उसने कुछ गलतियाँ की होंगी, वक्त पर कुछ चीज़ें की होंगी, लेकिन तुम्हारी माँ एक बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट माँ है। बेबी भी बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी, लेकिन उनको हस्बैंड अच्छे नहीं मिले थे। एक तो तुम्हारी मॉम खूबसूरत थी, इंटेलिजेंट थी, उनसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। उस हॉस्पिटल में दोनों काम करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तुम्हारी मॉम का नाम लिया जाता था हर चीज़ के लिए। यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ को जैसे कि वहाँ के एमडी के तौर पर लेना चाहिए था, तो तुम्हारी मॉम का नाम लिया जाता था। उस हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज़ आता तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी मॉम के पेशेंट होते थे, तुम्हारे डैड के नहीं होते थे। हालांकि दोनों की चीज़ें सेम टू सेम है, लेकिन तुम्हारी मॉम एक्स्ट्रा ऑनियर थी, एक्स्ट्रा काम करने वाली बंदी थी। जिस तरह तुम हो, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की कॉपी हो, बिल्कुल। आज तुम्हें देख रहा हो ना, तुम्हें पर तुम्हारे अंदर तुम्हारी मॉम की झलकी मुझे नज़र आ रही है, जो मैंने उतने साल पहले तुम्हारी मॉम को इसी रूप में देखा था, इसी तरह से। वो तुम्हारी तरह सख्त नहीं थी, तुम्हारी तरह गुस्से वाली नहीं थी। जिस तरह तुम्हारी आंखों में गुस्सा, नफरत ओंठों पर भी आते हैं, तुम्हारी माँ उससे मुख्तलिफ थी। नरम मिजाज की, हंसमुख थी, हंस के बात करने वाली थी। और जितने भी लोगों से वो मिलती थी सबको भाई कहती थी, भाई साहब कहती थी। उसने आज तक किसी भी इंसान का नाम नहीं लिया, चाहे उससे छोटा हो चाहे उससे बड़ा हो। लेकिन तुम्हारे बाप ने ये चीज़ देखा नहीं है, तुम्हारे बाप अक्सर उसे टॉर्चर करते थे। ये सारे राज इस डायरी में हैं। हो सके तो मेरी इस डायरी को, अपनी इस माँ की डायरी को पढ़ना ज़रूर। और तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत है, उनसे कहना कि उनके भाई ने उसे बहुत याद किया है। उनसे मिलने भी गया था, लेकिन तुम्हारे बाप की वजह से उन्होंने मुझसे मिलने से मना किया है। हो सके तो अपनी माँ से कहना उसके भाई ने आखिरी दम तक उसको याद किया है। और मेरी बेटी सितारा का कोई कसूर नहीं है। उसने तुमसे दोस्ती तब की जब तुम्हें उसे पता नहीं था कि मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे तो बाद में पता चला, जब तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास आती लगी थी। और जब तस्वीरों में तुम्हारे डैड की तस्वीर भी शामिल थी, शायद एक पार्टी में तुम खड़ी थी और तुम्हारे डैड के साथ, तो शायद उस वक्त मुझे पता चला। तब से मैंने सितारा से इतना कहा कि तुम्हें कभी, तब से मैंने लैला से सिर्फ इतना कहा वो तुम्हें कभी छोड़े ना, कभी तुम्हारा साथ ना छोड़े, कभी तुम्हारी दोस्ती ना ख़त्म करे। मैंने ये कहा था लैला से, और आज तक इस बात पर कायम हूँ। मेरी बेटी से दोस्ती का ख़राब मत करना। मुझे पता है तुम दोस्ती नहीं मानती शायद उससे, लेकिन वो मानती है, वो रखती है तुमसे दोस्ती। और ये कहते कहते उनकी सांसें अकड़ने लगती, तो डॉक्टर आते। लेकिन डॉक्टर जब उन सबको बाहर भेजते, थोड़ी देर बाद, तकरीबन 10 या 15 मिनट बाद, डॉक्टर बाहर आके सिर्फ इतना कहते हैं, आई एम सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा पाए। तो उसकी मोम, जो लैला की मोम थी, वहीं पर बैठ के रोने लगती है, बहुत चीख चीख के रोने लगती है। तो अपने हस्बैंड से कहती, मैंने कहा था ना आप मेरे भाई के पास मुझे ले चलो, उनके पास वक्त नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। डॉक्टर सितारा जो वहाँ पर थी भी लेकिन नहीं भी थी, और वहाँ से वो खामोशी से चली जाती, निकल जाती है, बिना किसी को कुछ कहे, बिना लैला को सब हौसला दिए कि तुम कुछ मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने कभी भी लैला को उस तरह से ट्रीट नहीं किया, एक दोस्त की तरह से। वो बस खामोशी से वहाँ से निकल जाती है, रोड पर आ जाती है और पैदल ही चलना स्टार्ट कर देती है। पैदल यहाँ से अपना सफ़र करना स्टार्ट कर देती है। और ना किसी की तरफ रुकती है, किसी की तरफ देखती नहीं। लेकिन उसके हाथ में एक बैग था, इस बैग के अंदर क्या है उसे नहीं पता, लेकिन वो सारी चीज़ें वो याद कर रही थी जो उस इंसान ने कहा है। लेकिन कहते ना, मरने वाला झूठ नहीं बोलता। वो कदम से कदम बढ़ा रही थी। उसके पूरे कपड़े, जो कपड़े उसने पहने थे, वो अब पसीने से लथपथ हो चुके थे, पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो चुके थे। अब तकरीबन रात के 4 बज चुके थे। रात के 4 बजे, अब सुबह होने वाली है, लेकिन वो रुकती नहीं, बस चली जा रही थी, चली जा रही थी। रोड सुनसान, सारी चीज़ें सुनसान, बस थे तो वहाँ पर कुत्ते थे जो रोड पे घूम रहे थे, कुछ नहीं था, सन्नाटा था। तो वहाँ से डॉक्टर रियान हॉस्पिटल तक पहुँच जाते। जैसे ही वहाँ पहुँचते, वहाँ का सारी चीज़ देखकर वो समझ जाते कि शायद कुछ हो चुका है। तो जब लैला के पास आते, लैला उन्हें देखकर रोने लगती है। तो उन्हें बताती है कि वो अपने बायोलॉजिक फादर को खो चुके हैं। तो कहते कोई बात नहीं, संभालो खुद को, अपनी मोम को संभालो। इतने सालों बाद अपने भाई के पास आई और इस कंडीशन में उन्हें जाते हुए देखा तो मसला होगा, संभालो उन्हें। तब तक वहाँ पर डॉक्टर रियान, मतलब डॉक्टर सितारा की मोम भी पहुँच जाती है। जैसे ही पहुँचती है तो वहाँ देखती सब कुछ ख़त्म है। तो वो उनके पास जाती है, कहती ओ ठीक है तुम्हारी, वो उसकी मोम के पास जाके उन्हें हक करती है। वो भी रोने लगती है, क्योंकि उन्होंने भी एक भाई को खोया है। एक भाई उन्होंने बुलाया, आई दफ़ा बुलाया, लेकिन वो आई नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा उनकी कंडीशन का सुनकर वो खुद को रोक ना पाकर वो वहाँ पर डॉक्टर रियान की मम्मा के साथ आ चुकी थी उसकी, क्योंकि लाने वाली डॉक्टर रियान की मोम थी।
तो कुछ पूछना चाहती थी रियान की वो अपनी मम्मा को देखकर। तुम कहती तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले हम यहाँ से निकले, इनको लेके जाने घर पे। शायद सुबह ही हो, अभी तो सुबह होने ही वाली है, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर देखते हैं। तो वो आती है लैला के पास, सितारा का है, आई डोंट नो, वो कहकर चुप हो जाती है। तो डॉक्टर रियान को थोड़ा अजीब सा लगता है, ये क्या बात हुई, तुम उसे लाई हो, तुम्हें पता नहीं वो कहाँ है। तो वो बाहर निकलती तो वहाँ सितारा की तस्वीर को लेकर वॉचमैन को दिखाती। तो वॉचमैन कहते हैं हाँ मैडम जी, वो तो गाड़ियाँ खड़ी है लेकिन वो पैदल चल जा रही थी। तो वो इस चीज़ को सुनकर वो हैरान हो जाती, सितारा पैदल? वो भी उसके पीछे गाड़ी लेकर निकल जाते। ड्राइवर को कहते गाड़ी फास्ट चलाओ, अगर पैदल निकली तो यहीं पर आसपास हमें मिलने चाहिए। वो वहाँ से लेकर कहीं पर बाहर निकल के यहाँ वहाँ आवाज़ देने लगते, सितारा सितारा कहाँ हो? तो कुछ भी नहीं सुनाई देता, किसी को सितारा मिलती नहीं। वहाँ से तकरीबन सुबह के अभी 7 बज चुके, तो उनको उनकी आखिरी रस्मों के लिए लेके जाया जाता है। सारी चीज़ें हो जाती, सब कुछ हो जाते। तब वहाँ पर डॉक्टर लैला की माँ उसकी माँ को कहती है आपकी बेटी सितारा यहाँ आई थी। जैसे ही सितारा की माँ ये सुनती वो शौक हो जाती, वो यहाँ क्या करने आई थी और सितारा को कैसे जानती है बजाज? तो वो उनकी तरफ देखकर सवाली नज़र से पूछती है। तो सितारा वो कहती है मैं अंदर नहीं थी, बस मेरी बेटी और आपकी बेटी अंदर थी। तो वो लैला के पास आते, लैला से कहते बेटा मुझे पता है तुम्हारी कंडीशन ये नहीं कि मैं कुछ सवाल पूछ सकूँ तुमसे, लेकिन जानना ज़रूरी है तुम बजाज ने सितारा को यहाँ क्यों बुलाया? तो वो सारी बातें बताती है। वो सारी बातें सुनकर एक पल के लिए उसकी माँ सुन्न हो जाती है। वो कहती है आपने अपना वादा तोड़ दिया, आपको बताना नहीं चाहिए था उसे। डायरी, मेरी डायरी आपके पास? तो उस पल को याद करती जब उसके हस्बैंड उनको सारी चीज़ों को फेंक कर आग में जला रहे थे। वहाँ पर उनकी 2 डायरी भी थी। वो कुछ नहीं कहते, बस जलते हुए उन सारी चीज़ों को देख रहे थे। लेकिन डॉक्टर मिस्टर बजाज जाकर उन सारी चीज़ों में से सिर्फ वो डायरियाँ निकालती हैं, क्योंकि डायरी अभी जल नहीं रही थी, थोड़ी साइड से जल चुकी, साइडों से जल चुकी थी, अंदर की बाकी सारी चीज़ें सही सलामत थी। तो वो डायरियाँ निकाल लेती। तो उनमें से कह सकते हो 1 या 2 या 3 कितना भी हो नहीं पता, लेकिन उनके पास एक बैग था, उसके अंदर लेके रख देती। तो उसकी माँ कहती इनको क्यों ले रही है, इनको भी चलने दो, मेरी ज़िंदगी जिस तरह जल रही है। तो सिर्फ वो इतना कहते जो बात हम अपने मुंह से नहीं कह पाए, शायद ये पढ़कर कोई इंसान समझ जाए, और इन्हें रखना ज़रूरी है कि कई एक वक्त में ये काम ज़रूर आएंगे। अच्छा, किसके लिए काम आएंगे? इस इंसान के लिए? इस इंसान के लिए नहीं, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा ये किसके लिए मैंने रखे। उसे ये बात ये याद आने लगती, वो भी बैठ के ज़मीन पर रोना स्टार्ट कर देती, क्योंकि उन्होंने गलत नहीं कहा था, सही कहा था। लेकिन क्या उनकी बेटी उन चीज़ को पढ़ने के बाद क्या अपनी माँ पर यकीन कर पाएगी? क्या उनकी बेटी उस इंसान, मरने हुए इंसान ने जो कहा कि उस चीज़ पर यकीन कर पाएगी? इतने सालों का नफ़रत, इतने सालों की बातें, इतने सालों की चीज़ें क्या एक पल, एक सेकंड के लिए ख़त्म हो सकती है? ये सवाल था, पता नहीं। तो वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर रियान उनको देखते तो कहते हैं इनकी बीपी बहुत ज़्यादा शार्ट हो चुकी है, मतलब बढ़ चुकी है, हमें इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो उन्हें लेकर वो वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते। तो वहाँ के सारे रस्में करते, सब कुछ हो जाता है, और डॉक्टर लैला अपनी मम्मा को संभालने लगती है। लैला और उनकी गर्लफ्रेंड दोनों ही बैठ के बाकी रस्में वगैरह सब कुछ हो जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ लैला की सितारा की मोम को हॉस्पिटल में लेके जाते, जहाँ पर उनकी दिल की धड़कन फास्ट और नब्स वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा मसले हो रहे थे। तो उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। मुस्कान भी वहाँ पर आ चुकी थी, सब लोग वहाँ पर परेशान थी कि यहाँ वो क्या रहे। तब तक मुस्कान की मम्मा भी वहाँ पहुँच चुकी थी। डॉक्टर रियान मुस्कान की मम्मा को देखकर एक पल के लिए उन्हें घूरने लगती। तो कहते आप यहाँ क्या कर रहे हो? आओ, आपको अपनी बहन को मरते हुए देखना है? बाय मिस्टेक मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता ना, मैं उनसे बचा सकता हूँ क्योंकि वो सितारा की माँ और मैं इससे बचा सकता। तो कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बहन को माफ़ी मांगने आई हूँ और अपनी बेटी को लेने आई, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को इस इंसान के हवाले नहीं करना है जो उसे टॉर्चर कर रहा है, जो उसे मारता भी है। और उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आज तक आपकी बेटी को उसने मारा नहीं है। सेकंड बात ये है कि आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आप यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक मुस्कान खुद ना चाहे। मुस्कान जब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक मुस्कान खुद ना चाहे। वही दूसरी तरफ सितारा का अब भी कोई पता नहीं चल रहा। सितारा का फ़ोन रास्ते में कहीं गिर चुका था, बस उसके हाथ में था एक बैग और उसके हाथ में थी सिगरेट की बॉक्स। वो बस यहाँ सिगरेट निकाल रही थी, पर एक रोड के एक साइड में जाके बैठ जाती है खामोशी से, और बैठ के सिर्फ इतना सोचने लगती कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, उसे क्या पता चला, क्या वो इंसान सच बोल रहा था, क्या वो इंसान जो मर रहा था वो सच बोल रहा था, पता नहीं, कुछ भी नहीं पता।
आप जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर से नव्या जी को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ उसके नए सफ़र के लिए। ऑल द बेस्ट नव्या जी, आपका ये सफ़र बहुत ज़्यादा आसान और आपके बच्चों के साथ आपकी हर मन मिनट और हमें खूबसूरत से खूबसूरत बनते रहे। और उन मिनटों का, उन लम्हों को आप तस्वीर में कैप्चर ज़रूर कीजिएगा, उन यादों को तस्वीर में संजो कर ज़रूर रखिएगा कि एक टाइम पर आप उसे याद करोगे कि आपने क्या किया था, क्या पाया है, आपने क्या पाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपने क्या पाया है। बस इतना कहना चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और आपका बेटे का नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा हो आपके साथ।